नमस्कार साथियों, 31 जुलाई के जो निवेशकों का आंदोलन हुआ दिल्ली जंतर मंतर पर, उस आंदोलन की सफलता के बाद ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद का आत्मविश्वास आसमान पर है और वो पूरी तरह से फोरम में आ चुके हैं। मदन लाल आज़ाद ने 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के दिन संपूर्ण भुगतान क्रांति दिवस मनाया। पूरे देश में ये कार्यक्रम हुआ। देश में जहाँ भी जिला मुख्यालय डीएम को ज्ञापन दिया गया, राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। और मदन लाल आज़ाद ने ऐलान किया है कि विभिन्न प्रदेशों में जो विधानसभा है उनका घेराव किया जाएगा। और आज की तारीख में मदन लाल आज़ाद तीसरी भारत यात्रा पर हैं, राजस्थान के दौरे पर हैं। मदन लाल आज़ाद ने ऐलान किया है कि 5 सितंबर को राजस्थान विधानसभा मतलब जयपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 8 सितंबर को मध्य प्रदेश में भोपाल में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ में रायपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है लखनऊ में उसका घेराव किया जाएगा। मदन लाल आज़ाद ने विधानसभा घेरने की एक बड़ी रणनीति बनाई है और ये रणनीति बनाई गई है कि जहाँ पर भी विधानसभा का घेराव होगा, जिस गेट पर जो जिले पड़ेगा, जिसका उस जिले का जिला अध्यक्ष जो है उस गेट से घुसेगा और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मदन लाल आज़ाद ने ये जो विधानसभा घेराव की रणनीति बनाई है, देखिए इसमें देखना ये भी होगा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार है और 31 जुलाई को कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने ऐलान किया था कि कांग्रेस शासित प्रदेश में भुगतान शुरू करा देंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जो निवेशक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं और खुद मदन लाल आज़ाद दिग्विजय सिंह के उस आश्वासन पर नाराज हैं, तभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। मदन लाल आज़ाद ने सितंबर में इन विधानसभा के कार्यक्रम के घेराव के बाद में 2 अक्टूबर को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रख दिया है। 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट से कर्तव्य पथ तक एक पैदल मार्च निकाला जाएगा और मदन लाल आज़ाद का दावा है कि इस बार 1 लाख से ऊपर निवेशक जो हैं दिल्ली में जुटेंगे। और उन्होंने ये दावा किया है, जिस तरह से मेरी उनसे बात हुई, कि 2 अक्टूबर को भुगतान करा दिया जाएगा निवेशकों का। यदि केंद्र सरकार 2 अक्टूबर को निवेशकों का भुगतान नहीं करती है तो उखाड़ फेंक दिया जाएगा मोदी सरकार को। और मदन लाल आज़ाद के दावे में इसलिए भी दम लगता है क्योंकि मदन लाल आज़ाद के साथ जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और दूसरे संगठनों एक बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और सहारा के जो निवेशक हैं वो 13 करोड़ बताए जाते हैं और सहारा के साथ ही जो दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशक हैं, दावा ये किया जाता है कि देश भर में 42 करोड़ निवेशक जो हैं वो पीड़ित हैं। यदि 42 करोड़ निवेशक पीड़ित हैं तो उनके परिवार में भी 2-2, 4-4 वोट होंगे। आप समझ लीजिए 70 से 80 करोड़ जो वोट हैं वो देश में निवेशकों के हैं और इनमें अधिकतर जो निवेशक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के माने जा रहे थे। तो भुगतान ना होने से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है ये वोट हो सकता है निवेशकों का। विशेष रूप से यदि आप आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तो निदेशक ही जो हैं वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। और जब आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च हुई तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे और आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत वो भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। मतलब सीधी सीधी जो है प्रधानमंत्री की सहायता जो है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रही है। तो और उसके अधिकतर जो निवेशक हैं 11 लाख निवेशक बताए जाते हैं वो भी आरएसएस पृष्ठभूमि के बताए जाते हैं क्योंकि अधिकतर इन लोगों ने अपने ही लोगों से पैसा जमा कराया था और अधिकतर रिटायर्ड अधिकारी जो हैं उनका पैसा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा हुआ। और गत दिनों ये भी बात सामने निकल कर आई थी कि सहकारिता राज्य मंत्री जो हैं BL वर्मा वो जो हैं एक जैसे सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ है ऐसे ही आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक पोर्टल लॉन्च कराने जा रहे हैं जो 8000 करोड़ का पोर्टल होगा। इसमें कहीं से दो राय नहीं कि
अमित शाह की बयानबाजी रही हो, सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च रहा हो, या आज BL वर्मा के बारे में सुना जा रहा हो, कि ये सब जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये निवेशकों को एक तरह से बरगलाने का जो है वो प्रयास हो रहा है। क्योंकि सारा रिफंड पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के दावे तो लाखों किए जा रहे हैं, लेकिन अभी मात्र जो 112 लोगों को जो है 10-10 हज़ार रुपये का भुगतान हुआ है। और जिस तरह से भुगतान की प्रक्रिया चल रही है कि मुझे नहीं लगता कि 1 लाख निवेशकों का भुगतान भी जो है सारा रिफंड पोर्टल में वो भी 10-10 हज़ार का हो पाएगा। और जिन जिन लोगों के लाखों रुपए सारा में बकाया भुगतान है, जिन निवेशकों का करोड़ों है, एजेंट, और विशेष रूप से जो आंदोलन चल रहा है देश में, ये बताया जा रहा है कि एजेंटों का है, जिन्होंने अपने परिचितों से पैसा ले लेकर सारा में जमा किया। और उन एजेंटों का हाल आज की तारीख में ये है कि वो बेचारे अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। तगादा जो है, जिन लोगों का पैसा उन्होंने जमा किया सारा में, तगादा दे रहे हैं, और कई एजेंटों के घर में तो तोड़फोड़ हो चुकी है। और यही वजह रही कि 2000 से ऊपर जो एजेंटों ने आत्महत्या की है सारा की। लेकिन सारे की सुब्रत राय देखिए, अभी जो है 15 अगस्त को जो उन्होंने सर्कुलर जारी किया अपने सारा इंडिया, अपनी जो उनकी कंपनियां हैं, ऐसा दिखाया जैसे उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। तो सुब्रत राय जो है 10 साल तक जो है कारगिल में शहीद हुए हमारे सैनिकों के परिजनों की मदद देने के नाम पर ठगते रहे। तिहाड़ में जेल में छुड़ाने के नाम पर अपने कर्मचारियों से 1250 करोड़ रुपए ठग लिया, और जिंदगी भर निवेशकों से ठगते रहे। आज की तारीख में कर्मचारियों को पैसा देने को तैयार नहीं है। लेकिन सुब्रत राय से बड़ा देशभक्त आज की तारीख में उनकी नज़रों में कोई नहीं है। और यही वजह है कि तमाम FIR दर्ज होने के बावजूद सुब्रत राय का बाल बांका नहीं हो रहा है। और देश में पहला मामला है कि 2016 से सुब्रत राय पैरोल पर हैं, और देश में ये दावा किया जाता है कि कानून जो है वो सबके लिए समान है। ये कैसा कानून है देश में कि 2016 से सुब्रत राय पैरोल पर हैं। अपनी मां के निधन पर उनके अंतिम संस्कार करने के लिए मात्र 2 सप्ताह का उन्हें पैरोल मिली थी। तो ऐसे ही में सुब्रत राय, क्या और देश में कोई ऐसा उदाहरण है कि आम आदमी को 10 दिन की पैरोल भी जो है कोर्ट ने जो है इन मामलों में दी होगी? तो कुल मिलाकर ये है कि सुब्रत राय ने जिस तरह से सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कराया, और निवेशकों का ये दावा है कि ये केंद्र सरकार का पोर्टल नहीं है, सुब्रत राय का पोर्टल है। मतलब सुब्रत राय आज की तारीख में क्या देश में इतनी बड़ी शख्सियत हो गया है कि केंद्र सरकार को भी जो है एक तरह से दबाव बना लिया। क्या केंद्र सरकार, यदि आज निवेशकों के प्रति इतनी बड़ी सहानुभूति है, निवेशकों का, जैसे अब गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्टल को लॉन्च करते हुए बोला, ये जो 4 सोसाइटी हैं इन्होंने फ्रॉड किया, तो यदि 4 सोसाइटी ने फ्रॉड किया और उसके चेयरमैन सुब्रत राय, तो सुब्रत राय को जेल में क्यों नहीं डाला गया? या निवेशकों के प्रति इतनी सहानुभूति है, 3 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान है सारा के निवेशकों का, तो अमित शाह जो है वो सारा की संपत्ति नीलाम करा के उनका भुगतान क्यों नहीं करा पाते? मतलब कुल मिलाकर ये कि जितनी भी ठगी कंपनियां हैं, निवेशकों को लूटा है दोनों हाथों से, वो उन्हें कहीं ना कहीं सरकारों की सह रही है। और विशेष रूप से मोदी सरकार पर तो ये आरोप लगता रहा है कि ये पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली सरकार है। और भले ही कितनी दावे किए जाते रहे हो, लेकिन आज की तारीख में इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि 42 करोड़ निवेशक जो हैं वो पीड़ित हैं। लेकिन मोदी सरकार जो है वो दिखावे के अलावा दूसरा काम करने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि मदन लाल आज़ाद ने जो विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम बनाया है वह कितना सफल हो पाता है। और मदन लाल आज़ाद जो है 2 अक्टूबर को जो राजघाट पर जो बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें क्या गुल खिलाते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल